प्रभु जी सब दिन होत न एक समाना। एक जमाने में लालू प्रसाद यादव इस भजन का हवाला अक्सर दिया करते थे। अपने अंदाज में ये निर्गुण गीत गुनगुनाते हुए इसका मतलब भी समझाते थे, बताते थे। जिंदगी की तरह सियासत में भी सब दिन एक समान यानी एक जैसे नहीं हुआ करते। तब किसे अंदाजा था कि इस भजन की नियति लालू प्रसाद यादव की सियासत और जिंदगी दोनों में साक्षात होने वाली है। कहां समाजवाद और सामाजिक न्याय के वो नारे और कहां लालू और उनके पूरे कुनबे पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप। देखिए आज की कहानी में सियासत का ये सूरमा क्या से क्या होता चला गया। कौन सा होता है हिंदू? क्या होता है हिंदू? हम भी हिंदू हैं। यह है जात और बिरादरी का देश है। बिहार के कीटाणु को नहीं समझा कि किस कीटाणु ने बिहार को, कौन सा वो कारण थे या कौन सा बिहार हमको मिला था सजा के, जिसको लालू और राबड़ी देवी की सरकार ने बैक किया है। प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? नहीं, हम नहीं है इसमें। आई एम द किंग मेकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तो ये लालू प्रसाद का अंदाज है, कभी हंसोड़ तो कभी चुटीले। अपने इस ठेठ अंदाज के साथ लालू प्रसाद यादव 4 दशकों से देश की सियासत में मुखर रहे हैं। एक ज़माने में लालू किंग मेकर भी कहे गए, लेकिन उम्र के 70वें साल में जो सियासत की ये कहानी बदली है, उसमें बात किसी हंसी ठिठोली की नहीं है, बल्कि बड़ा सवाल अब लालू प्रसाद की साख और सियासत पर खड़ा हो गया है। तो देखिए आज की कहानी लालू प्रसाद यादव की जिंदगी में इस बात के हालात आखिर कैसे बनते चले गए। I'm the king maker। मीरगंज में मिल चला है डोंगा बड़ा भारी, काली बाबू मिल चलाया डोंगा गया खाली कि I have done a tremendous work। लालू प्रसाद यादव का जैसा ये अंदाज है, वैसा उनकी जिंदगी और सियासत के हालात तो कतई हल्के फुल्के नहीं रह गए हैं। एक जमाने में सामाजिक बराबरी और न्याय का ये पैरोकार आज इसी न्याय, नीति और कानून की धाराओं में आरोपी बनकर खड़ा है। सीबीआई के डीआईजी है या इस तरह थाना उनका टीवी पर आ रहा था, बहुत से दिखे हुए नहीं। ये हमको डेमोरलाइज करना चाहते हैं, हमारे पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, परिवार को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे आरोप जब भी लगे तब लालू अपने अंदाज में इसे खारिज करते हैं, प्रत्यारोपी बनकर चुनौती देते हैं और कई बार ललकारते भी हैं। हम जेल जाने को आज भी तैयार हैं। हमको जेल ले जाना चाहते ले जाएं। 90 के दशक में चारा घोटाला से लेकर आय से ज्यादा धन और अब अथाह बेनामी संपत्तियों के खुलासे तक लालू प्रसाद का ये अंदाज जस का तस दिखता है। लेकिन उस पुरानी साख के लिए अब ये अंदाज ही काफी नहीं। हम डेमोरलाइज होने वाले नहीं हैं। हाईकमान भुर्की से इनके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा के भुर्की से हम सुनने वाले नहीं हैं। हम फांसी पर चढ़ जाएंगे और हमारा परिवार, जबकि फांसी का इनको गुंजाइशों नहीं है। ये बिल्कुल इनको हम नाबूद करके ही दम लेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों पर अगर ये ललकार भी है तो लालू प्रसाद के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ये ठीक है कि जांच एजेंसी के छापों के आधार पर कोई दोषी नहीं कहा जा सकता, छापे में मिले सबूतों के आधार पर गुनहगार नहीं ठहराया जाता, लेकिन ये बात अब लालू और उनके पूरे कुनबे को
साबित करनी होगी। 1000 करोड़ के चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं। इसके मुकदमे अब भी चल रहे हैं। अब ये बेनामी संपत्तियों का मामला है, जिसमें उनके साथ पत्नी, बेटे, बेटी और दामाद भी घेरे में आ चुके हैं। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से ये एफआईआर रजिस्टर हुई है। नरेंद्र मोदी जी से पूछा आपने? नरेंद्र मोदी जी 15 लाख का सूट पहनते। अपनी सियासत के चौथे दशक में लालू प्रसाद की सियासत आरोपों प्रत्यारोपों के दौर से केस, मुकदमों और अदालती कार्रवाई तक पहुंच गई। हालांकि लालू प्रसाद और उनका परिवार आज भी सत्ता में हिस्सेदार है। दोनों बेटे बिहार की कैबिनेट में मंत्री हैं, मगर सियासत में वो धाक धमक, वो आन बान और किंग मेकर का रुआब पहले की तरह नहीं। I'm the king maker. आज इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासत को लेकर बदलते सरोकार भी हैं। वरना यही लालू प्रसाद चारा घोटाले में जेल जाकर भी चुनावी मैदान में विजेता बनकर उभरे थे। वो उसी सियासत के नए भंवर में फंसे दिखते हैं। लालू जी के साथ खड़े हैं। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बुलडोज कर रही है बीजेपी सरकार। अमित शाह की स्थिति क्या थी? अमित शाह तरीपार थे, हजारों लोगों की जान लेकर के प्रधानमंत्री बन गए। अब आज जो है लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ है उन लोगों के पर किया जा रहा है। ये ठीक है कि सियासत में विरोध और समर्थन का अपना समीकरण होता है, अपने दलगत हित और सत्ता की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जो लालू प्रसाद इस समीकरण के सबसे बड़े मास्टर हुआ करते थे, उनके लिए ये समीकरण मुसीबत कैसे बना? ये चाहते हैं कि हमको नस्ताबूद करें। सुनो मोदी, अमित शाह, फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन तुम्हारा संपूर्ण रूप से सारा बुनियाद, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे और हमारी जनता चूर चूर कर देगी। अब तक की नेतागिरी तो जनता के इसी जवाब के हवाले से चलती रही थी, लेकिन अब तो साख के साथ सत्ता और उसमें हिस्सेदारी भी दांव पर लग चुकी है। जवाब तो फिलहाल लालू प्रसाद को देना है। इतने बड़े पैमाने पर जमीनों का ट्रांसफर और बेनामी संपत्तियों का सच क्या है? ऐसे आरोपों में खुद को सही साबित करना जाहिर है ये लालू प्रसाद और पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान और लंबी कानूनी लड़ाई है। और शायद उससे भी ज्यादा ये लड़ाई निर्णायक भी होगी, क्योंकि सवाल यहाँ सिर्फ बेनामी संपत्ति या आय से ज्यादा धन जमा करने का नहीं, कई सवाल सियासत के 4 दशकों की विरासत से भी जुड़े हैं। वो विरासत है राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादियों की, जिनके नारों के साथ, उनके उसूलों के साथ लालू प्रसाद जैसे नेताओं का उदय हिंदुस्तान की सियासत में होता है। अब तक तो वही विरासत लालू प्रसाद के लिए निर्णायक होती रही है, लेकिन घड़ी की सुइयां अब सियासत का वक्त बदला हुआ बताने लगी हैं। तो आइए चलिए सियासत के उस वक्त को हम थोड़ा सा पीछे खिसकाते हैं। ये 1980 के दशक के आखिरी बरस थे। इस दौर की सियासत में लालू प्रसाद जैसे तमाम चेहरे सक्रिय थे। 70 के दशक में लालू जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बाद ये दौर सबसे ज्यादा उथल पुथल वाला था। तब कांग्रेस के विरोध को दिशा देनी थी जेपी के उन्हीं शिष्यों को, और इस विरोध में लालू प्रसाद का नाम तो बिहार जैसे राज्य में उभरता है, लेकिन जल्द ही वो पूरी सियासत पर छा जाने वाला था।
सियासत की धुरी लालू प्रसाद के साथ कैसे सधा करती थी, इसकी बड़ी मिसाल साल 1999 में मिला था। तब तक लालू के ऊपर चारा घोटाले में मामले दर्ज हो चुके थे, गिरफ्तारी हो चुकी थी और इसके बाद वो पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री भी बना चुके थे। ये फैसला तब हालांकि लालू प्रसाद की अपनी पार्टी और कई सियासी सहयोगियों के गले नहीं उतरा था। लेकिन पार्टी मुखिया ने जो कह दिया वो कह दिया, उस पर तब विचार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कुछ ऐसी धाक हुआ करती थी। लालू ने अपनी वो पकड़ 1999 में तब और मजबूत दिखाई जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी की सिफारिश पर राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त कर दी गई। लेकिन 1 महीने में ही पर्याप्त विधायकों का समर्थन जुटाकर लालू प्रसाद ने सियासी दांव पलट दिया। आपको अपमानित किया जा रहा था बिहार सरकार को। लालू प्रसाद को ये रुतबा बिहार की जनता और उनके लिए राजनीति ने दिया था, वरना 1990 में जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब तक उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। इसकी वजह तब बिहार के राजनीतिक हालात भी थे। लालू प्रसाद से पहले तब 24 मुख्यमंत्री हो चुके थे और लालू प्रसाद के पक्ष में तो बहुमत भी नहीं था। लिहाजा बहुतों का मानना था इस राजनीतिक अस्थिरता में लालू ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। तब इंडिया टुडे ने उनका एक इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था कि जनता दल विधायक उनकी आलोचना और नेता के तौर पर विरोध क्यों करते हैं। तब लालू का जवाब चौंका देने वाला था। लालू ने कहा था, उनको चाणक्य बनने दीजिए, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त तो मैं ही हूँ। और वाकई बिहार में अल्पमत के बावजूद लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के नए चंद्रगुप्त बनकर उभरे। जेपी की प्रतिमा के आगे जब वो मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे तब सियासी अस्थिरता के तमाम आशंकाओं के बीच बदलाव का एक नया अलग जगा रहे थे। लालू के साथ राजनीति में वो बड़ी दस्तक थी पिछड़ी जाति की। लालू प्रसाद के साथ 1990 के उस साल पहली दफा पिछड़ी जाति के विधायकों की संख्या अगड़ी जाति से ज्यादा थी। कांग्रेस 71 सीटों के साथ विपक्ष में बैठी थी और 121 सीटों वाला जनता दल नए नेता के साथ बिहार की कमान संभालने की तैयारी कर रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री कौन हो, ये सवाल पेचीदा था। लालू को तब के उप प्रधानमंत्री देवीलाल का समर्थन था तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह रामसुंदर दास जैसे दलित उम्मीदवार के पैरोकार थे। उधर चंद्रशेखर जैसे नेता रघुनाथ झा को बेहतर दावेदार बता रहे थे। लालू प्रसाद जी के साथ नीतीश कुमार जी थे, जगदानंद जी थे और बहुत सारे इस तरह के अन्य नेता थे। लेकिन लालू प्रसाद को देवीलाल का चूंकि समर्थन था दिल्ली से और कहीं न कहीं कोई तालमेल जरूर इन लोगों के बीच बैठा खासकर देवीलाल और चंद्रशेखर का कि चंद्रशेखर समर्थक रघुनाथ झा भी चुनाव मैदान में उतर पड़े। लालू प्रसाद सेलेक्ट होकर नहीं आए थे, बाकायदे इलेक्ट होकर आए थे। वो विधायक दल के नेता चुने गए थे। खैर, मुख्यमंत्री के 3 दावेदारों पर विचार के लिए बैठक शुरू हुई। तब ये देखकर पार्टी आलाकमान भी दंग रह गया। विधायकों की पूरी युवा टोली लालू प्रसाद के पक्ष में खड़ी हो गई। नीतीश कुमार, शरद यादव और जगदानंद सिंह जैसे अलग अलग वर्गों के नेता लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे थे। ये बात वोटिंग में भी साबित हुई। लालू को 121 विधायकों में से 58 के वोट मिले। हालांकि 54 वोटों के साथ रामसुंदर दास ने भी कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन सियासत का वो संयोग लालू के पक्ष में पूरी तरह तैयार हो चुका था। और इस तरह बिहार के 42 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए लालू प्रसाद यादव। लालू इन दिनों सुर्खियों में हैं सीबीआई छापे और बेनामी संपत्तियों के सिलसिलेवार खुलासे की वजह से।
और इसके साथ बीच बहस में राजनीति भी है, जिसका सिरा पकड़कर लालू प्रसाद सत्ता के केंद्र में आए। इस केंद्र में आज लालू के खिलाफ तमाम आरोपों की कड़ियां हैं, लेकिन तब की कहानी कुछ और थी। बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद देश ही नहीं दुनिया को चौंका रहे थे लालू प्रसाद यादव। चौंकाने को तो लालू प्रसाद यादव का वो पहला फैसला ही सबको चौंका रहा था। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद जब बारी आई शपथ की, तो लालू ने फैसला किया। वो राजभवन में नहीं बल्कि गांधी मैदान में सार्वजनिक मंच पर शपथ लेंगे। 10 मार्च 1990 को वो गांधी मैदान पूरी साज सज्जा और लाखों लोगों के साथ तैयार था। राजभवन नहीं बल्कि पटना का गांधी मैदान सच धज कर तैयार था। तब मंच पर राजनीति में बदलाव के तमाम नए चेहरे थे और सामने अपने अगुवा को सलाम करती आवाम थी। संवाद कायम करने की, बोलचाल की भाषा में लोगों से अपनी बात कह देने की, लोगों को अपने से जोड़ लेने की वो कला उनमें अद्भुत थी। और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने बहुत कम समय में अपनी बहुत महत्वपूर्ण जगह देश की राजनीति में बना ली, सिर्फ बिहार में। उस शपथ के साथ लालू जनता के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। वो चाहते थे सियासत की पूरी व्यवस्था बदले, उसकी जगह ऐसी व्यवस्था बने जिसमें राजा और प्रजा, अमीर और गरीब का फर्क मिटे। तब लालू ऐसे संकेत भी खूब दे रहे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरुआती दिनों में उन्होंने मुख्यमंत्री आवास जाने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो वेटनरी कॉलेज कंपाउंड में चपरासी के तौर पर काम कर रहे अपने भाई के एक कमरे के घर में रहा करते थे। उसी के बाहर मैदान में वो अपनी कैबिनेट मीटिंग लिया करते थे। हालांकि कुछ ही महीनों बाद लालू यादव को कामकाज के लिहाज से मुश्किलें आने लगी, लिहाजा सीएम आवास में शिफ्ट हो गए। इन दिनों भी देखा है कि वो अपने भाई के वो प्यून वाले क्वार्टर में वहाँ रहते थे और वहाँ से शेखपुरा के सड़क पर वो सुबह में टहलने जाते थे। वो हम लोगों का देखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो सादगी वाला स्वभाव कोई रणनीति के तहत उनका था, वो उनका स्वाभाविक गुण था। धीरे धीरे जब आप सत्ता में होते हैं और सत्ता के साथ आपके ताकत बढ़ती है तो उसका एक सत्ता का स्वरूप भी दिखने लगता है। लालू प्रसाद सरकार द्वारा आवंटित मुख्यमंत्री आवास में आ गए, लेकिन उसका दरवाजा आम जनता के लिए पूरी तरह खुला रहा। ये बात भी तब बिहार की सत्ता में पहली बार दिख रही थी। घर के बाहर लॉन में लोग उनसे मिलने के लिए जुटा करते थे। बैठकें होती, नई राजनीति पर विमर्श होता और इनमें लालू अपने अतीत के तमाम किस्सों के साथ हाजिर होते। ये वो किस्से थे जो लालू प्रसाद के सफर को बयां करते थे। छपरा जिले के एक छोटे से गांव फुलबरिया के बेहद ही गरीब यादव परिवार में जन्मे लालू आखिर सियासत के शिखर पर कैसे पहुंच गए? कि एक्चुअली हमारा जन्मदिन नहीं है, हमको भी पता नहीं, परिवार के लोगों को पता नहीं, मेरी मैया को नहीं मालूम और किसी को नहीं मालूम कि मेरा जन्म किस तारीख को, कौन दिन को, किस पखवाड़ा में हुआ। स्कूल में जाने के पहले, फुलवरिया गांव में जाने के पहले स्कूल में बिल्कुल गाय, भैंस, बकरी चराना और किसान, साधारण किसान मेरे पिताजी, वो भी माल मवेशी चरवाही और पशुपालक और थोड़ा मोड़ा जो खेती था हम लोगों का, तो सब काम हम करते थे साथ में। हम ही नहीं, हमारे भाई लोग भी जो रहते थे फुलवरिया गांव में। और मिट्टी का भीत, बिना केवाड़ी का, बिना दरवाजे का, खपड़ा से छाया हुआ, जिसमें किसी घर में खिड़की नहीं होते थे। तो मजदूरी और मवेशी चराने के साथ साथ मेरे माता और पिताजी ने घूरा बैठ के, हम लोग माताजी पिताजी बैठ के हमको मार और भात बैठ के खा रहे थे। गरीबी के उन दिनों में युवा होते लालू के साथ बस एक ही बात थी,
बड़े भाई की तरह वो भी स्कूल में पढ़ने नियमित जाते थे। बड़े भाई तो पटना के वेटनरी कॉलेज में चपरासी की नौकरी मिलने के बाद गांव छोड़ चुके थे। अब लालू का सपना था शहर में पढ़ने का। तो माँ के आदेश से हम पढ़ना शुरू किया, लेकिन माँ सरस्वती का कृपा है, इतना टैलेंट मन में और ज्ञान और सब था कि एक वो आधार था पढ़ाई लिखाई, और बहुत चीज़ की जानकारी एडवांस में पढ़ाई लिखाई के मामले में काफ़ी। उसके बाद मेरे भाई लोग यहाँ आए पटना में, चचा है, केटल फार्म है यहाँ पर जो अभी विलीन हो गया, वेटनरी कॉलेज। तो ये लोग फिर हमको बुलाए घर से यहाँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ जो शेखपुरा प्राइमरी विद्यालय अभी मिडिल हो गया होगा यहाँ कोना पर चिड़ियाखाना के, उसमें नाम लिखाने के लिए हम गए। 6 भाइयों में दूसरे लालू प्रसाद आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले आए। कॉलेज में दाखिला हुआ, बीएन कॉलेज में। यहीं से लालू ने कानून में बीए और राजनीति शास्त्र में एमए की पढ़ाई पूरी की। तब लालू राजनीति के स्तर पर छात्र संघ में सक्रिय थे। 1970 में इसके महासचिव बने, लेकिन तब देश की तस्वीर बदलने वाली सियासत से ज्यादा जरूरत एक अदद नौकरी की थी। लालू को पटना वेटनरी कॉलेज में क्लर्क की नौकरी मिल गई। उनके बड़े भाई भी यहीं चपरासी की नौकरी करने लगे। लेकिन 1974 का वो साल लालू प्रसाद के लिए निर्णायक साबित हुआ। वो पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का ऐलान था। उस आंदोलन के नायक भले ही जेपी रहे हों, लेकिन सैनिकों के सिर उस आंदोलन की कामयाबी का सेहरा बंधा। उनमें नाम एक लालू यादव का भी था। आप देख रहे हैं कहानी जिसमें आज चर्चा हो रही है लालू प्रसाद यादव की। आज लालू और उनका परिवार भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति रखने के तमाम खुलासों और आरोप से दो चार हो रहा है। इसके साथ दांव पर लगी है पूरे परिवार की साख और खुद लालू प्रसाद यादव की राजनीति, वो सियासत जो जयप्रकाश आंदोलन के दौरान कांग्रेस विरोध से शुरू होती है, आज सत्ता के गलियारे में आपराधिक आरोपों के साथ दागदार साबित हो रही है। तो कहानी के इस हिस्से में देखिए कैसे बदली लालू की ये सियासत और सत्ता का ये पूरा समीकरण। प्रसाद की जिंदगी में सियासत का जो पहला समीकरण जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ बना, वो आपातकाल से होते हुए उनके सांसद बनने तक सधता गया। उस आंदोलन में लालू प्रसाद पटना यूनिवर्सिटी की छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष के तौर पर शामिल हुए थे। उस आंदोलन के दौरान उन पर वीसा लगा, जेल गए और इसके साथ ही वो जनता पार्टी के बड़े नेताओं के सीधे संपर्क में आए। 1977 में आपातकाल खत्म होने तक लालू प्रसाद का कद इतना बड़ा हो चुका था कि उस साल के चुनाव में जनता पार्टी ने उन्हें छपरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। तब 29 साल के लालू प्रसाद सबसे कम उम्र में चुने गए सांसदों में शुमार हुए। लेकिन जनता पार्टी की सरकार गिरते ही लालू प्रसाद की सियासी प्राथमिकताएं बदल गईं। मोरारजी देसाई से अलग होकर राजनारायण की जनता पार्टी एस ज्वाइन कर ली। हालांकि 1980 में छपरा संसदीय सीट से वो हार गए, लेकिन विधानसभा चुनावों में जीत हासिल हुई। ये सिलसिला 1985 के चुनाव तक चला। 1988 में लालू प्रसाद यादव को पहली बड़ी भूमिका मिली जब उस साल कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ। कर्पूरी ठाकुर उस दौर में बिहार की राजनीति में सबसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन उनकी मौत के साथ लगा कि बिहार में विपक्षी राजनीति की धुरी ही खत्म हो गई। तब विपक्ष के नेता के तौर पर लालू प्रसाद का नाम शरद यादव और देवीलाल ने प्रस्तावित किया था। विपक्ष के नेता के तौर पर बड़ा मौका लालू प्रसाद को 1989 में मिला, जब कांग्रेसी मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह के कार्यकाल में भागलपुर में दंगे भड़के। 2 महीने तक हिंसा और आगजनी चलती रही। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
घर बार गंवा दिए। उस दौर में लालू कांग्रेस सरकार के मुखर विरोधी बनकर उभरे। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की आरक्षण से जुड़ी सिफारिशों को लागू करने का फैसला कर लिया। उस ऐलान के साथ पूरे देश में जैसे आग लग गई। उन सिफारिशों में बड़ा बवाल पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का था। कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। लालू प्रसाद यादव उस आंदोलन में भी बड़े अगुवा बनकर निकले। तब बिहार में चुनावों की भी तैयारी थी और इसमें मंडल कमीशन और इसके लिए लालू जैसे नेताओं की भूमिका सत्ता के लिए निर्णायक साबित हुई। वर्षों से लोगों के दिमाग में रहा है कि भाई ऊंची जाति का वर्चस्व रहा और पिछड़ों को राजनीति में बहुमत उतना नहीं मिल पाया। और मैं तो ये मानता हूँ कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और राजीव गांधी के समय में भी कई ऐसी रिपोर्ट्स कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेताओं ने दी जो अपर कास्ट के थे, ऐसा भी नहीं कि जो पिछड़ी उसके हों। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि आप नेतृत्व में उन लोगों को रखा जाना चाहिए जो बैकवर्ड उसमें है, चूंकि जहां उनका बाहुल्य है या जो उनको पिछड़ा उनका वर्ग रहा है। विरोध की उसी भूमिका ने लालू प्रसाद को बिहार की कुर्सी पर बिठाया, लेकिन बदलाव की सियासत के बीच एक बयार और भी बह रही थी। मंडल कमीशन की काट के रूप में बीजेपी ने कमंडल की राजनीति का दांव खेला। आडवाणी की अगुवाई में अयोध्या में राम मंदिर बनाने का आंदोलन छेड़ दिया गया। तब बिहार के मुखिया के तौर पर लालू प्रसाद के सामने धर्म संकट बड़ा था। केंद्र में उनके ही मोर्चे में साझीदार बीजेपी के नेता उनकी राजनीति की धारा से अलग धर्म यात्रा पर निकल चुके थे। आडवाणी की रथ यात्रा पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लग रहे थे। लालू ने तब आगे बढ़कर आडवाणी और बीजेपी नेताओं को आगाह कर दिया कि उनका रथ बिहार से होकर नहीं गुजरना चाहिए। इस ऐलान के साथ लालू प्रसाद उस दौर की राजनीति के नए पोस्टर बॉय बन गए। तो क्या होता है हिंदू? हम भी हिंदू हैं। यह जात और बिरादरी का देश है। उनके रास्ते में खड़े होने का मतलब बीजेपी के समर्थन से केंद्र में चल रही राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार से खिलवाड़ था। आडवाणी अपने रथ के साथ धनबाद होते हुए पटना पहुंच गए। कहा जाता है उस वक्त प्रधानमंत्री वीपी सिंह यात्रा रोकने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन लालू को अपने राज्य में इस रथ यात्रा पर कड़ा ऐतराज था। आडवाणी जब तक पटना से समस्तीपुर के लिए रवाना हुए तब तक लालू प्रसाद का प्रशासनिक अमला गिरफ्तारी की तैयारी कर चुका था। हमने परवाह नहीं किया, प्रेरित नहीं था ना आपको। जब उनका चरित्र परिलक्षित हुआ भारतीय जनता पार्टी का और ये रथ निकालने का काम हुआ और रथ निकाल करके बाबरी मस्जिद को शहादत देने की बात हुई, शिला पूजन की बात हुई, तो मैं तो सरकार में था, हमने परवाह नहीं किया। एक जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को देश भर में और बिहार यूपी में समर्थन मिल रहा था, उससे दोनों घबरा गए थे, मुलायम सिंह भी लालू प्रसाद भी। उनको लगा कि अल्पसंख्यक समाज के वोटों का मसीहा कौन बनता है, तो आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकना उनके सियासत का एक अंग बन गया। आडवाणी ने इस फैसले में वीपी सिंह की मंजूरी देखी। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखी कि बीजेपी नेशनल फ्रंट की सरकार से अपना समर्थन वापस ले रही है। केंद्र की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार गिर गई, लेकिन लालू यादव इस बात पर कायम रहे कि रथ रोकना उनका अपना फैसला था। बिहार इज ए रिमोट कंट्रोल ऑफ द नेशन। गिरफ्तारी की लटकती तलवार के बीच तब लालू यादव की बड़ी चिंता बिहार की सत्ता थी। लालू ऐसी स्थिति में जेल नहीं जाना चाहते थे कि बिहार की कमान किसी और के हाथों में चली जाए। सीबीआई की सख्ती और अदालती आदेशों के बीच खुद को घिरता देख लालू प्रसाद ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। 25 जुलाई 1997 को आरजेडी विधायक दल की आपात बैठक बुलाई और चारा घोटाले में खुद को गलत तरीके से फंसाए जाने की बात कहते हुए
ऐसा दांव खेल दिया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। वो दांव था राजनीतिक रूप से निष्क्रिय अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का। एक ऐसी महिला जिसने अपना पूरा जीवन अब तक चूल्हे चौके में बिताया था, एक ऐसी महिला जो अनपढ़ थी, वो बिहार जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली थी। नहीं देखिए, वो जो फैसले किए गए थे, खास करके रीजनल पार्टियां जो होती हैं ना, वो तो निर्णय जो उसका हेड रहता है वही ले लेता है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो ये लालू प्रसाद जी का अपना निर्णय था। जब वो जेल गए और जब उनको सत्ता छोड़नी पड़ी तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को, जो गृहिणी थी, कुल मिलाकर एक हाउसवाइफ थी, उन पर यकीन किया और उनको लगा कि सत्ता अपने परिवार के आसपास रखनी चाहिए। 30 जुलाई 1997 को जब लालू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई और सीबीआई की अदालत के सामने उन्होंने समर्पण किया, बिहार की सत्ता उनके हाथ से छिटक कर भी उनके कमान में थी। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनाई जा चुकी थीं और लालू समर्थकों के उत्पात के बीच जेल की हवा खा रहे थे। लालू उस दौरान 134 दिन तक जेल में रहे। इस दौरान बिहार में अराजकता फैली रही। 11 दिसंबर को जब तक लालू जेल से छूटे, तब तक केंद्र में गुजराल केवल अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत में थे। अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। लालू बिहार की राजनीति से अब केंद्र की ओर जाने की कोशिश में जुट गए। उस चुनाव में निजी तौर पर वो मधेपुरा सीट से शरद यादव पर भारी पड़े, लेकिन पार्टी की सीटें संसद में घटकर 17 रह गईं। अब तक बिहार में उनकी पार्टी के नाम से गुंडा राज की कहावत भी मशहूर हो चुकी थी। 1998-99 के उस दौर में लालू के सबसे बड़े मुकाबलेदार शरद यादव के साथ नीतीश कुमार बने थे। एनडीए में शामिल होकर नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बन चुके थे और इस रूप में वो बिहार के मसीहा के तौर पर देखे जा रहे थे। वो नायक जो आरजेडी के जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिला सके। उस दौर में राबड़ी का शासन साधु और सुभाष यादव की मनमानी, अपहरण, डकैती और लूट की बढ़ती घटनाओं की वजह से सुर्खियों में था। राबड़ी के राज में जातीय विभाजन की लकीरें और भी गहरी हो गईं। उस दौरान कई बड़े नरसंहार हुए, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुईं। राज्य में निजी सेनाओं का तांडव मच गया। 90 तक तो ठीक रहा, 5 वर्ष। उसके बाद धीरे 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 इनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई इनके कारण प्रदेश का, कि लोग मां बहने बाजार नहीं निकलते थे, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। आप घर से निकले हैं, निकली हैं, घर पुनः वापस लौटिएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उस सियासी उठापटक के बीच सीबीआई ने एक मामला लालू प्रसाद पर आय से अधिक संपत्ति का भी दर्ज कर लिया था। अक्टूबर 1998 में लालू को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। इस बार लालू आत्मसमर्पण के लिए गए तो केवल 15 मिनट में पहुंच गए, जबकि पिछली बार समर्थकों की भीड़ के बीच उन्हें 4 घंटे लगे थे। कि अगर सचमुच में यादव आपके साथ है या था 95 के बाद, आप हारे लालू प्रसाद जी, आपकी पत्नी हारी, आपकी बेटी हारी। जब आपके प्रति यादवों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि लालू प्रसाद जी कहां से लड़ रहे, यही 31 पार्टी पुत्रा जहां 5 लाख यादव है। तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं ना मिलेगा कि आज के तिथि में इनके साथ जनता नहीं। इस दफा लालू 70 दिनों तक जेल में रहे। हालांकि राबड़ी सरकार ने यह निश्चित किया कि लालू जेल के नाम पर बिहार मिलिट्री पुलिस के गेस्ट हाउस में रहें, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की तो उन्हें बेऊर जेल जाना पड़ा। इसी बीच केंद्र की वाजपेयी सरकार ने राबड़ी देवी सरकार को जंगल राज के आरोप में बर्खास्त करने का फैसला किया, लेकिन लालू ने अपनी सियासी विचारधारा बदलते हुए कांग्रेस का हाथ थामा और केंद्र का वो फैसला निरस्त हो गया। उस बदली हुई विचारधारा के साथ लालू सत्ता की राजनीति में तो बने रहे, लेकिन बिहार में दोबारा सत्ता हासिल नहीं कर सके।
केंद्र की यूपीए सरकार में वो 2 बार रेल मंत्री जरूर रहे, लेकिन बिहार की सत्ता में भूमिका अब अपने ही पुराने दोस्त नीतीश कुमार के विरोधी की हो गई। ये हाल तब तक रहा जब एनडीए से अलग हुए नीतीश और लालू दोनों को लोकसभा के मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार से तिलमिलाए लालू ने नीतीश विरोध का अपना पुराना राग छोड़ दिया, तो नीतीश कुमार ने भी 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू से हाथ मिला लिया। तब तक लालू पर संगीन आरोपों का सिलसिला देखते हुए उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग चुकी थी, लेकिन आरजेडी विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। लालू की सियासी ताकत अभी बाकी थी। इसका सिक्का नीतीश कुमार के साथ बनी सरकार में भी उनके 2 बेटों के साथ जमता दिखा, लेकिन अब नए आरोपों के साथ सत्ता की वो साझेदारी भी संकट में दिखाई दे रही है।